हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, सुबह 8 बजे हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज मॉक टेस्ट सुपर सीरीज के तहत हम करने वाले हैं जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 23। इससे पहले मॉक टेस्ट हमने 22 करवा दिए जीएस के। जिन विद्यार्थी ने भी नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा। व्याख्या सहित जितना भी मैटर बताता हूँ उन्हीं से क्वेश्चन आने वाला है। एग्जाम में मैंने बताया था 30 मॉक टेस्ट हम करने वाले, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी नौजवानों का मेरा नमस्कार, जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, क्लास के अंत में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जो विद्यार्थी फुल इन्फॉर्मेशन में कमेंट करके बताएगा सही तरीके से, उसका नाम कल के वीडियो में लिया जाएगा। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका एक विद्यार्थी ने बढ़िया तरीके से व्यवस्थित जवाब दिया, तो उसका नाम भी मैं वीडियो के अंत में लेने वाला हूं। तो आप जरूर बने रहिए वीडियो के अंत तक और अपने सेशन को नोट करते रहिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आता। चलिए दोस्तों, सेशन की बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। इससे पहले जो भी विद्यार्थी नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि भारतीय सेना की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए हम रेगुलर क्लास प्रोवाइड करते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो सांस लेने की दर में क्या परिवर्तन होता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता है, रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा होना अनिवार्य है, क्योंकि शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा होना। और ऑक्सीजन की मात्रा को पूर्ति करने के लिए आपको पता है हम श्वास लेते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति करने के लिए हम क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं। और जब आपको पता है ऑक्सीजन की मात्रा यानी सांद्रता कम हो जाएगी तो हमें श्वास की दर क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर श्वास हमें जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन की मात्रा हमें पूर्ति करनी पड़ेगी। और सामान्य मनुष्य की हम श्वसन दर की बात करें तो 12 से 18 लगभग कितनी होती है? 12 से 18, कई जगह 12 से 20 भी लिखा सकता है। तो 12 से 20 तक होती है 1 मिनट में। कितनी? 1 मिनट में। आप याद रखिएगा। एवरेज बात करें तो लगभग 14 से 16 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन में देता है। यदि मैं बात करूं हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वो भी आपको याद रखना है। हृदय धड़कन दर की बात करें तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन का भी क्या दे रखा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। वैसे ओवरऑल बड़े अंग की बात करें तो आपको पता होगा त्वचा होता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। त्वचा यानी चमड़ी होता है। क्या होता है? चमड़ी होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शरीर का सबसे बड़ा भाग यानी हम बात करें तो क्या है? चमड़ी यानी त्वचा है। जबकि ये ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है, तो फिर आपको ऑप्शन पे निर्भर करेगा कौन सा बड़ा है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे यकृत, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यकृत यानी हम बात करें तो यकृत को आपको दूसरे नाम भी जो मैंने जिगर भी लिखा सकता है कई बार, यकृत, लीवर या जिगर, क्योंकि कई बार पीछे एक क्वेश्चन आया था। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें वो भी क्या है? यकृत है। तो यकृत की पीछे एक एग्जाम हुआ था, उसमें जिगर लिखा हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। और यदि बात करूं तो यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं त्वचा का जो रंग किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो त्वचा का रंग जो होता है मेलानिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश। कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। पुरुषों में सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करेगा। और क्लास यदि आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो क्लास को सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव है प्लीज एक एक करके लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना इतना मायने रखता है कि यदि आप बढ़िया रिस्पांस देते हैं तो हम क्लास से और मतलब हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या है? पुरुषों में जो सेक्स हार्मोन है वो कौन सा है? तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ये बता रहे टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल का उत्तर सही। अब यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि मैं बात करूं प्रोजेस्टेरोन की बात करूं तो महिलाओं में जो प्रेगनेंसी होती है उसमें मदद कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। यदि एस्ट्रोजन की बात करूं तो आपको पता होगा, यदि ये प्राथमिक सेक्स हार्मोन है किनमें? महिलाओं का प्राथमिक सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो आपको एस्ट्रोजन करना है। यदि मैं बात करूं इंसुलिन की तो इंसुलिन आपको पता है अग्नाशय से स्रावित होता है, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ भी चुका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया।
अनुदैर्घ्य तरंग किस में नहीं गुजरती है, यानी किस से नहीं प्रवाहित हो सकती है, किस माध्यम से नहीं प्रवाहित हो सकती है। तो आपको पता होगा अनुदैर्घ्य तरंग का सबसे बढ़िया उदाहरण की बात करें तो आपको पता है ध्वनि क्या है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। आपको पता है ध्वनि किस से नहीं गुजरती है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजरती है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो यानी अनुदैर्घ्य का मतलब क्या होता है, तरंग की जो दिशा होती है उसी में क्या होता है, कंपन होता है। यानी दिशा, तरंग संचरण की दिशा, यानी तरंग जिस दिशा में गति करती है उसी दिशा में कणों का क्या हो, कंपन हो, तो वो क्या कहलाती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। और अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है इस तरह का। अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। इनमें क्या होता है, कंपन होता है। वो तरंग की दिशा इस तरफ है तो उनके लंबवत होता है। किस तरह होता है, लंबवत होता है, इस तरह कंपन होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में तरंगों की जो कंपन होता है वो किस दिशा में होते हैं। तो आप अनुप्रस्थ की बात करें तो क्या होते हैं, तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और भी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे। आपको पता होगा अनुप्रस्थ तरंग का सबसे बढ़िया उदाहरण की बात करें तो जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, या प्रकाश तरंग भी क्या है, प्रकाश भी क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये भी आप याद रख सकते हैं। प्रकाश का वेग आपको पता है निर्वात में सर्वाधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से वायु प्रदूषण का कारण बनने वाली गैस है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार बताना। इस तरह का क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। ऑप्शन में आपको पता है एक कोई प्रदूषित गैस देता है, उसके बारे में बताना रहता है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल ये क्या है, एक विषैली गैस है। विषैली गैस है, ये कह सकते हैं प्रदूषण करने वाली गैस है। और बाकी आपको पता है नाइट्रोजन है, नियोन है, भाप है, ये क्या है, प्रदूषण नहीं फैलाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि मैं बात करूं नियोन की तो ये क्या है, अकेले गैस है। नाइट्रोजन की बात करूं तो चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और भाप तो आपको पता है पानी का ही क्या है, पानी का जो वाष्प रूप होता है उसे हम भाप कहते हैं। तो अब कह दे भाप का सूत्र क्या होगा, तो भाप क्या है, पानी का रूप है, इसका मतलब क्या होगा, H2O होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, भाप का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र तो वही होगा, केवल उसकी हम बात करें तो वेस्ता वो क्या बोलते हैं, परिवर्तन हुआ है। तो आपको पता है अब कह दे बर्फ का सूत्र क्या होगा, तो बर्फ है तो H2O ही, यानी जल ही तो है बर्फ। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, काफी बार आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, भाप का सूत्र बताओ या बर्फ का सूत्र बताओ। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब पानी का सूत्र ही तो मांग रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे हेनरी बेकुरल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं हेनरी बेकुरल, आपको पता होगा इसी के नाम पर आपको पता है रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, उसका मात्रक भी आपको पता होगा क्या रखा जाता है, बेकुरल है। मात्रक क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है, तो आप याद रखिएगा क्या है, बेकुरल है। क्या है, बेकुरल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, नोट कर लो। चलिए दोस्तों यदि मैं बात करूं यहाँ से तो लगभग 83 या 83 से ऊपर वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं, वो क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं, रेडियो धर्मी तत्व भी जिन्हें बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब काफी सारे विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे, तो आप जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट सही जवाब दे पाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, यानी उन्हें क्या किस नाम से कहते हैं, उनकी श्रेणी किस में रखी गई है। जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, डी बता रहे हैं ना, लिथोफाइटस, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। यदि मैं एपिफाइटस की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए किसी और पेड़ पौधे होते हैं, दूसरे पेड़ पौधे के ऊपर जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, एपिफाइटस कहते हैं। हेलोफाइटस की बात करूं तो नमकीन पानी में उगने वाले, आपको ध्यान रखना है, नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, हेलोफाइटस कहा जाता है। और यदि मैं कम पानी में उगने वाले, सबसे कम पानी में उगने वाले पौधे की बात करूं तो जेरोफाइटस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। यकृत रोग,
हेपेटाइटिस, इसका मतलब क्या हुआ, हेपेटाइटिस रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है शरीर के, तो यकृत को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन तो यही बन गया कि हेपेटाइटिस रोग है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपको करना है यकृत को। और आपको पता होगा पीलिया कोई क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं, तो कोई अलग चीज नहीं है, पीलिया कोई कहते हैं। हेपेटाइटिस बी के कारण होता है, किसके कारण होता है, ये रोग किसके कारण होता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे डीएनए वायरस, क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा, डीएनए वायरस के कारण फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेगा। तो पहले बात तो ये बनता है हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यानी यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आगे, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 1 पिकोमीटर है, यानी 1 पिकोमीटर बताना आपको किसके बराबर होता है। तो पिकोमीटर का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पिकोमीटर का मतलब होता है 10 की घात माइनस की 11, 10 की घात माइनस की 11। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 10 की घात माइनस 12 को क्या कहते हैं, पिकोमीटर कहते हैं। 10 की घात माइनस 10 भी कई बार आ चुका है, इसे कहते हैं एंगस्ट्रम। क्या कहते हैं, एंगस्ट्रम कहते हैं। यदि मैं बात करूं 10 की घात माइनस 9 का, तो 10 की घात माइनस 9 को क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों, और आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। 10 की घात माइनस 6 को किस नाम से कहते हैं, यानी 10 की घात माइनस 6 मीटर को क्या कहते हैं, ये आपको आज कमेंट करके बताना है। और अंत में मैं एक क्वेश्चन और भी पूछूंगा, होमवर्क के लिए इंपॉर्टेंट वो रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। बर्फ पानी पर तैरती है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व होता है वो पानी से क्या होता है, बर्फ का घनत्व पानी से आपको पता होगा कम होता है, पानी से क्या होता है, कम होता है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। बर्फ का घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है। और आयतन की बात करें तो ज्यादा होता है। आयतन आपको पता है, आयतन और घनत्व एक दूसरे की क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इसी कारण आपको पता होगा बर्फ का घनत्व कम होने के कारण वो पानी पे क्या करेगी, तैरेगी। आपको पता होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत ही यही कहता है कि जो वस्तु तैरेगी या डूबेगी वो वस्तुओं के घनत्व पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रो बराबर होता क्या है, यानी घनत्व का सूत्र क्या होता है। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, तो रो बराबर m/v होता है, यानी एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, आपको पता रखना है, क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसके मात्रक की बात करें घनत्व की, तो ये भी आपको पता चल गया, kg/, क्या होता है, kg/m³ होता है। क्या होता है, kg/m³ होता है। ये मात्रक भी आपको मालूम हो गया। अब बात कर लेते, कई बार क्वेश्चन दे देता है, यानी बर्फ का घनत्व कितना होता है, बर्फ का घनत्व कितना होता है, जल्दी से बताइएगा। बर्फ का घनत्व है, यानी बर्फ का रो आपको बताना है कितना होता है, बर्फ के लिए रो का मान कितना होता है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। तो आपको पता होगा 993 होता है। कितना होता है, 993। आगे आपको पता है मात्रक लगेगा kg/m³। ठीक है। यदि मैं बात करूं सादा जल, सादा जल की बात कर लेते। चलिए, सादा जल का जो रो होता है वो कितना होता है, सादा जल का जो क्या होता है घनत्व होता है वो कितना होता है, तो आपको वो भी याद रख लेना कितना होता है, लगभग 997 होता है। कितना होता है, 997 का मतलब लगभग 1000 कह सकते हैं। ठीक है। और बात कर लेते हैं, आपको पता होगा समुद्र के जल का सर्वाधिक घनत्व होता है, समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो नोट कर लीजिएगा, समुद्रीय जल, समुद्रीय जल का रो कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 1000 से ऊपर होता है। कितना होता है, जल्दी से कॉमेंट करके बताएगा। तो 1025 होता है। कितना होता है, 1025 होता है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आंकड़े आपको पूछ लेते हैं, तो आपको गलत नहीं करके आना, नोट कर लीजिएगा। अपनी कॉपी और पेन साथ रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी जो जानकारी आपको नहीं आती है वो नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, समुद्र के पानी में बर्फ का कितना हिस्सा यानी ऊपर तैरता है। तो आपको पता होना चाहिए समुद्र के पानी में बर्फ का कितना हिस्सा ऊपर तैरता है, 1/10 भाग ऊपर तैरता है। यह आपको पता होना चाहिए। 1/10 भाग का मतलब प्रतिशत में बदले तो 10% भाग क्या करता है, ऊपर तैरता है समुद्र के पानी में बर्फ का। यह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखेगा। और कहे डूबा हुआ कितना भाग रहता है, तो 9/10 यानी 90% डूबा हुआ रहता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन, इसका मतलब v/t, v/t का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, ए होता है। v/t का मतलब क्या होता है, ए होता है। और ए को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और आपको कह दे जो क्या होता है दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो दूरी में परिवर्तन की दर को गति यानी चाल या वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन कहे तब तो आपको क्या करना है, वेग करना है। और सीधा दूरी में परिवर्तन कहे तब आपको गति
गति या चाल करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। यदि मैं बात करूं, अब यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे, मैं आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी है तो आपको पता होना चाहिए। यदि मैं बात करूं गति का मात्रक क्या होता है, गति मतलब चाल मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। संवेग का मतलब क्या होता है, आपको सूत्र पता होना चाहिए। संवेग बराबर होता है mv। mv का मतलब इसका मात्रक क्या होगा, जल्दी से लिख लीजिएगा, केजी मीटर पर सेकंड। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड होता है। यदि मैं बात करूं त्वरण, आपको पता ही है क्या था, अभी बताया था। त्वरण मतलब v बटे क्या होता है, v बटे टी होता है। इसका मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका, यदि हम बात करें मात्रक। यदि मैं बल की मात्रक की बात करूं तो F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है। इसका मात्रक भी इंपॉर्टेंट है, वैसे कहे तो आपको पता है SI पत्ती में मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और न्यूटन किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है केजी क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के क्या होता है, तुल्य होता है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तुल्य होता है, जो न्यूटन होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको मालूम हो ही गया। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 1/2 mv स्क्वायर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। 1/2 mv स्क्वायर किसका सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा के सूत्र की बात करें तो क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है। और आपको मालूम होना चाहिए इन दोनों के योग को क्या कहते हैं, इन दोनों की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी हम बात कर लेते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, उनके दोनों का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा mv का मतलब क्या होता है। mv का मतलब मैंने अभी बताया था, संवेग होता है। mv का मतलब क्या होता है, संवेग होता है। यदि मैं बात करूं ma, तो F बराबर आपको पता है ma होता है, क्या होता है, बल का सूत्र है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गतिज ऊर्जा कम होती है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे की क्या होती है, व्युत्क्रम में होती है, यानी वो बढ़ती है तो वो घटती है। इस तरह आप ध्यान रखिएगा हमेशा, और दोनों का योग हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। ज्वलनशील धातु है। ज्वलनशील धातु का मतलब जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे सोडियम। सोडियम का प्रतीक भी याद रखिएगा Na होता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। और इसका परमाणु भार की बात करें तो 23 होता है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। पारा की बात करें तो पारा आपको पता है तरल या कह सकते हैं द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या है, धातु है, सामान्य तापमान पर, याद रखिएगा। और पारा थर्मामीटर में क्या भरा जाता है, पारा भरा जाता है। कैल्शियम की बात करें तो हमारे जो दांत होते हैं और हड्डियां होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, और भी काफी सारे बन रहे हैं। ब्रोमीन की बात करूं तो ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में या तरली अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर। यदि मैं बात कर लेता हूं यहाँ से थोड़ा पारा यानी मरकरी भी कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, Hg होता है। अब कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है पारे के बारे में, अमलगम आपको पता है पारद भी कहते हैं। तो ये क्या है, अमलगम यानी पारद क्या इंपॉर्टेंट है। तो पारे का अन्य धातु के साथ मिश्रण क्या कहलाता है, पारद यानी क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। पशु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, आपको बताना है पशु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की है। पशु कोशिका एक जंतु कोशिका ही तो है, बिल्कुल पशु कोशिका, पशु आपको पता है क्या है, जंतु कोशिका है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती। सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति केवल और केवल किन में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, पादप कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब आपको पता है कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कोशिका भित्ति होती है वो आपको पता होगा किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, आपको पता है कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस यानी बिजली घर या ऊर्जा घर कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। अब मैं आपसे एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, उसका जवाब आपको कॉमेंट करके बताना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, निम्न में से किस
निम्न में से किस यंत्र के द्वारा वर्षा नापी जाती है? वर्षा यानी नापने के लिए आपको पता होगा वर्षा में जो वर्षा मापी होता है, यानी हम जिसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में रेन गेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर की बात करें तो वायुमंडल की आर्द्रता नापने में यूज किया जाता है। और टेकोमीटर की बात करें तो वायुयानों की, टेकोमीटर की बात करें तो वायुयानों की गति नापने के लिए काम में लिया जाता है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। अब बात कर लेते हैं, पहले तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए, फिर बता देता हूं कल क्वेश्चन का जवाब किसने सही दिया। तो आज आपको कमेंट करके बताना है जनवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है डेज के बारे में बताना आपको। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते हैं। तो कल की क्लास में आपको बता दिया जाएगा कौन विद्यार्थी सही जवाब देगा। तो आज आपके जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है उन सभी के बारे में कमेंट करना है। हो सके तो आप पूरा भी कर सकते हैं, पूरे वर्ष के दिवस है इंपॉर्टेंट वो कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कल के जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका जवाब किन ने सही दिया था। काफी सारे विद्यार्थियों ने सही दिया था, लेकिन हम बात करें तो एक नाम है आनंद राज, उन्होंने बिल्कुल व्याख्या सहित जवाब सही दिए, जिन्होंने बताया कि अपना नाम भी बताया और आंध्र प्रदेश है वो आपको पता है बिहार की जगह अब आ गया है। पहले बिहार हुआ करता था लिटरेसी में लोअर पॉइंट पे, यानी नीचे से एक नंबर पे कौन था? बिहार था। लेकिन वर्तमान में कौन आ गया? आंध्र प्रदेश आ गया। और एक नंबर पे वही केरला है जो पहले केरला ही हुआ करता था। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जानकारी उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन कमेंट करके दिया था। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।